हेलो और नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो चीजें हैं, हमारा फोन, हमारे कपड़े, ये सब आते कहां से हैं? इन सब के पीछे एक इंजन काम करता है। एक ऐसा इंजन जो हमें दिखता तो नहीं, पर हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण। तो आज चलिए इसी दुनिया की सैर पर निकलते हैं। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज से शुरुआत करते हैं। एक टी शर्ट सुनने में बहुत मामूली लगती है ना? पर यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत को गाइड करेगा। हम इसी एक प्रोडक्ट के सफर को देखेंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। देखिए, कोई भी चीज जो बनती है उसकी कहानी कहीं ना कहीं प्रकृति से ही शुरू होती है, किसी बेसिक चीज से। और हमारी टी शर्ट की कहानी भी एक खेत से ही शुरू होती है। और इसी बेसिक चीज को हम कहते हैं रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। अब हमारी टी शर्ट के केस में ये रॉ मटेरियल है कपास। जरा सोचिए, एक नरम सा पौधा और उससे पहनने वाला कपड़ा। ये सफर वाकई मजेदार है। अच्छा, तो कपास तो मिल गया, पर अब अगला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई इस कपास को प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्री कहां लगानी चाहिए। और ये कोई तुक्के वाला काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला होता है। तो ये फैक्ट्री की लोकेशन तय करना सच में एक पजल सुलझाने जैसा है। और इसके दो मेन पीस होते हैं। पहला, कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्लांट्स वो वहीं लगती हैं जहां कच्चा माल मिलता है। क्यों? क्योंकि भारी भरकम लौह अयस्क को दूर तक ले जाना बहुत महंगा पड़ता है। और दूसरा, कुछ इंडस्ट्रीज जैसे बेकरी या हमारी टी शर्ट को फाइनल टच देने वाली कंपनियां वो बाजार के पास होती हैं, मतलब शहरों के पास, ताकि तैयार माल सीधा कस्टमर्स तक फटाफट पहुंच जाए। तो ठीक है, लोकेशन फाइनल हो गई। अब चलिए फैक्ट्री के गेट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि असली जादू होता कहां है। देखिए, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सुन के ऐसा लगता है कि सब एक जैसा ही होता होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर फैक्ट्री अलग होती है। हम इंडस्ट्रीज को इस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं कि वो क्या इस्तेमाल करती हैं, कैसे बनाती हैं और आखिर में उनसे निकलता क्या है। इस टेबल को देखें तो बात और साफ हो जाएगी। जैसे हमारी टी शर्ट की जर्नी, ये एक एग्रो बेस्ड यानी खेती से जुड़ी इंडस्ट्री है जो एक कंज्यूमर गुड बनाती है, मतलब वो चीज जो हम सब सीधे इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी तुलना कीजिए एक स्टील प्लांट से। वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है और एक बेसिक या की प्रोडक्ट बनाता है, यानी स्टील। अब स्टील को हम सीधे तो इस्तेमाल नहीं करते, पर उसी से गाड़ियां और बिल्डिंग्स बनती हैं। यहां तक तो सब ठीक लग रहा है ना? पर जैसा कहते हैं, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब हम बात करेंगे उस हिस्से की जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, प्रोडक्शन की छुपी हुई कीमत, यानी इसका पर्यावरण पर असर। ये बात इस दुविधा को बिल्कुल साफ कर देती है। हालांकि उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन भूमि, जल और वायु के बढ़ते प्रदूषण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है, एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ है और दूसरी तरफ उसका एनवायरनमेंट पर असर, और इसी के बीच हमें एक बैलेंस बनाना है। और ये जो प्रदूषण है, ये कई शक्लों में हमारे सामने आता है। फैक्ट्री की चिमनियों से निकलता धुआं, वो है वायु प्रदूषण। कपड़ों को रंगने वाले प्रोसेस से जो केमिकल्स निकलते हैं और नदियों में जाते हैं, वो है जल प्रदूषण। और हां, फैक्ट्री की मशीनों का वो लगातार शोर, उसे भी मत भूलिए, वो है ध्वनि प्रदूषण। ये सब उस टी शर्ट की या किसी भी प्रोडक्ट की छिपी हुई कीमतें हैं। और बात सिर्फ पानी के गंदा होने तक ही सीमित नहीं है। जब फैक्ट्रियों का गर्म और केमिकल वाला पानी बिना ट्रीटमेंट के नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो ये पानी में रहने वाले पूरे इकोसिस्टम को, मतलब मछलियों से लेकर छोटे छोटे पौधों तक, सबको तबाह कर सकता है। ये वाकई एक बहुत ही गंभीर समस्या है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए। अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इंडस्ट्रीज को सस्टेनेबल यानी टिकाऊ बना सकते हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल हां। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास का। इसका मतलब बहुत सिंपल है। आज अपनी जरूरतें ऐसे पूरी करो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। मतलब हम अपना भी देखें और भविष्य का भी सोचें। तो सवाल है, ये होगा कैसे? इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो इंडस्ट्रीज ले सकती हैं। पहला, पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। पानी को रिसाइकल करें, बारिश का पानी जमा करें। दूसरा, जो भी गंदा या गर्म पानी निकल रहा है, उसे नदी में छोड़ने से पहले ट्रीट करें, साफ करें। और तीसरा, मशीनों में फिल्टर और साइलेंसर लगाएं ताकि हवा में धुआं और माहौल में शोर कम हो। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि रास्ता हमें मालूम है।
हमारे पास इसे करने की स्ट्रैटेजीज भी हैं और टेक्नोलॉजी भी। जो असली चैलेंज है वो है इन तरीकों को हर जगह, हर एक इंडस्ट्री में पूरी ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ लागू करना। और यहीं पर आकर हम इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। अगली बार जब कोई टी शर्ट खरीदें तो एक पल के लिए रुककर उसके सफर के बारे में सोचिएगा, खेत से लेकर खुद तक। क्या हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हमारी जरूरतें भी पूरी हों और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे? ये सोचने वाली बात है। आज के समय में सिर्फ रिज्यूमे बनाना काफी नहीं है। जरूरी है कि लोग आपको समझें, आपकी स्किल्स को जानें और आपकी कहानी सुने। आज सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए हम लाए हैं रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो सर्विस, जहां आपका रिज्यूम ये प्रोफेशनल तरीके से ये आसान भाषा में समझाया जाता है। दिखो, इससे बनती है आपकी करियर रेपुटेशन और मजबूत होती है आपकी सोशल रेपुटेशन। जब आप अपना रिज्यूम वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपकी काबिलियत से पहचानते हैं। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है। हर सफल डिजिटल समाधान के पीछे एक सोच होती है, एक अनुभव होता है और एक यात्रा होती है। यह यात्रा है रविकांत की। रविकांत एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को सिर्फ कोड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समस्याओं का समाधान बनाया। साल 2009, यहीं से शुरू होती है उनकी कहानी। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में उन्होंने CRM और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पर काम किया। .NET टेक्नोलॉजी उनकी तकनीकी नींव बनी। साल 2012 में उनकी भूमिका बदलती है। वे सरकारी क्षेत्र से जुड़ते हैं और BTAST प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट IT कंसल्टेंट बनते हैं। यह परियोजना बिहार सरकार और DFID यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से चलाई जा रही थी। यहां उन्होंने सीखा कि टेक्नोलॉजी नीतियों को कैसे लागू करती है और सिस्टम लाखों लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। साल 2014, एक नया अध्याय। रविकांत केयर इंडिया से जुड़ते हैं, एक वैश्विक संगठन जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में दुनिया भर में कार्य करता है। यह अनुभव उनके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाता है। साल 2015 में वे सॉफ्टवेयर एजुकेशन एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा बनते हैं। यहां वे शिक्षा, स्वास्थ्य, चुनाव, पुलिस और वित्त विभाग जैसी महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं पर काम करते हैं। यह चरण उनकी तकनीकी परिपक्वता को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। साल 2016, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। रविकांत IPE ग्लोबल के साथ काम करते हैं, एक संस्था जो 100 से अधिक देशों में विकास परियोजनाएं संचालित करती है। लेकिन साल 2017 में एक बड़ा निर्णय लिया जाता है, स्वतंत्र रूप से कुछ अपना बनाने का। परिवार, मित्रों और प्रोफेशनल पार्टनर्स के सहयोग से वे कस्टम सॉफ्टवेयर और वेबसाइट डेवलपमेंट की सेवाएं शुरू करते हैं। साल 2018 से उनका फोकस स्पष्ट होता है, स्कूल ERP सॉल्यूशंस, ऐसे समाधान जो स्कूलों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल, सरल और प्रभावी बनाते हैं। साल 2019 में सफल साझेदारियों के साथ यह कार्य और तेजी से आगे बढ़ता है। आज रविकांत एक बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। वे प्रदान करते हैं स्कूल ERP सॉल्यूशंस, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट, वीडियो मेकिंग। हर प्रोजेक्ट में अनुभव, समर्पण और गुणवत्ता झलकती है। उनका पर्सनल ऐप रविकांत गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और उनका YouTube चैनल ज्ञान, टेक्नोलॉजी और रचनात्मकता का एक डिजिटल मंच है। दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल से वे देश और संस्थानों के लिए डिजिटल समाधान बना रहे हैं। ये कहानी सिर्फ बीते वर्षों की नहीं है, ये कहानी है भविष्य को डिजिटल रूप देने की।
रविकांत उन प्रोफेशनल्स में से हैं जो टेक्नोलॉजी को भरोसे के साथ जोड़ते हैं। आज रविकांत उन नामों में से एक है जिन पर संस्थाएं भरोसा करती हैं, क्योंकि यहां सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनते, यहां समाधान तैयार होते हैं।